चंदनपुर गांव जो कभी खुशहाल और शांत हुआ करता था, वह डरा और सहमा हुआ था। गांव के लोग रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर जाने से भी डरते थे, क्योंकि गांव के पास के जंगल में नदी से रात को एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती थी। शाम के 7 बजे हुए थे। गांव के कुछ लोग मुखिया जी के साथ चाय वाले के पास बैठे हुए थे। अरे हीरा, अब की बार तुम्हारी फसल कैसी हुई? सब अच्छी तो हुई ना? जी मुखिया जी, भगवान की कृपा से पहले की तरह अब की बार भी फसल अच्छी ही हुई है। चलो अच्छा है कि सबकी फसलें अब की बार भी अच्छी हुई है। गांव के लिए तो ये अच्छा ही है कि गांव में कोई भूखा नहीं सो रहा है। गांव में सबकी फसलें अब की बार अच्छी ही हुई है, सिवाय रामलाल काका के। रामलाल काका की तो किस्मत ही इतनी खराब है कि क्या कहें। क्या रामलाल? अरे रामलाल, क्या हुआ तुम्हारी फसल को? तुम्हारे पास तो हीरा से भी ज्यादा जमीन है, फिर उस पर अब की बार फसलें अच्छी नहीं हुई? क्या बताएं मुखिया जी, फसल तो अच्छी थी, लेकिन उस मनूस नदी के पास होने के कारण रात में सुअरों ने सारी फसल खराब कर दी। अगर जमीन गांव में होती तो शायद सारी फसल बच जाती। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं रामलाल। पता नहीं हमारे गांव को कैसा श्राप लगा है कि उस आत्मा से गांव को छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। अब रात को किसान बाहर जाने से भी डरता है। जी, 9 बजते ही नदी से इतनी डरावनी आवाजें आती है कि कोई घर से बाहर ही न निकले। रामलाल, तुम कह रहे थे कि कल तुम्हारा पोता विक्रम शहर से गांव में आ रहा है। जी मुखिया जी, कल चिट्ठी आई थी उसकी, जिसमें लिखा था कि वह कल सुबह ही आ रहा है। तुम्हारा पोता काफी जिद्दी है। अगर किसी काम को करने की ठान ले तो उसको पूरा करके ही छोड़ता है। तुम उसे इस आत्मा से दूर ही रखना और रात को बाहर मत जाने देना। हम नहीं चाहते कि वह किसी प्रकार की मुसीबत में फंसे। मुखिया जी, आप उसकी चिंता ना करें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। 8:30 हो चुके हैं और 9 बजने ही वाले हैं। सभी समय देखते ही जल्दी ही घर की तरफ चल पड़ते हैं। चाय वाला भी अपनी टपरी बंद करके वहां से चला जाता है। कुछ ही समय में पूरा गांव अंधेरे की आगोश में आ जाता है। 9 बजते ही पूरे गांव में एक लड़की के चीखने की आवाजें आती है, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि घर से बाहर आकर आवाज का पता लगाए। विक्रम शहर से अपने दादाजी के गांव पहुंचता है। दादाजी, मैं आ गया। अरे विक्रम, आ गए तुम? कैसा रहा तुम्हारा सफर? सब अच्छा तो था ना? हाँ दादाजी, सब कुछ अच्छा था और सफर में भी बहुत मजा आया। बेटा, तुम बहुत थक गए होंगे, जरा थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विक्रम बहुत थका हुआ था, इसलिए वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। अंधेरा होते ही फिर वही लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इस पर विक्रम अपने दादाजी से पूछने लगता है। दादाजी, पहले गांव में देर रात तक मस्ती किया करते थे, लेकिन अब 9 बजे से पहले ही गांव वाले घरों में सो जाते हैं, ऐसा क्यों? बेटा विक्रम, यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग डर के मारे अब घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। कहते हैं पारों की आत्मा वापस आ गई है, जिसने कुछ महीनों पहले नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। दादाजी, आप भी, यह सब कहानियां हैं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। विक्रम, तुमने वो चीख नहीं सुनी है? पिछली पूर्णिमा की रात से ही अजीब घटनाएं हो रही है। जो भी हो, तुम रात को बाहर मत जाना। विक्रम अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वह जानना चाहता था कि इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है।
क्या ये सच में हो सकता है? मैं इसे एक अफवाह नहीं मान सकता। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर रात में होता क्या है और इतनी भयानक आवाजें आती कहाँ से है। अगली शाम विक्रम चुपचाप घर से बाहर निकलकर नदी की तरफ चल पड़ता है। विक्रम को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वह सच्चाई जानना चाहता था। आवाजें तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम नदी की तरफ ही देख रहा था, तभी उसे अपने सामने एक काले रंग की परछाई दिखती है, जिसे देखकर विक्रम बिल्कुल घबरा जाता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करता है। लेकिन जब वह दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक उलझे बालों के साथ एक लड़की अपने सामने दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उससे पूछता है, कौन हो तुम? मैं पारो हूँ। तुम सच में पारो हो? लेकिन लोग कहते हैं कि तुम मर चुकी हो। नहीं, मैं मरी नहीं हूँ। मेरे चाचा ने मुझे नदी में धकेल दिया था ताकि वह गांव की जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन मैं बच गई और जंगल में छिप गई। अगर मैं गांव वालों को बताती तो मेरे चाचा को पता चल जाता और वह मुझे मार देते। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा को सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन चौपाल में गांव वाले इकट्ठा होते हैं और विक्रम सारी घटना मुखिया जी को बताता है। क्या इसका मतलब ये सारी अफवाह झूठी थी? पारो के चाचा ने पारो को मारने की कोशिश की और हमें पता तक नहीं चला? इतना बड़ा धोखा! मुखिया जी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और पारो के चाचा को पकड़वा देते हैं। विक्रम की गांव में खूब तारीफ होती है।